सब्सिडियरी। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन था, जहां हमने क्या देखा कि भैया डेबिट क्रेडिट किसको करना है ना, किसका किस पे क्या इम्पैक्ट आता है। फिर हमने जर्नल पढ़ा, फिर लेजर पोस्टिंग हमारा लास्ट लेक्चर था, लेजर पोस्टिंग हमारा हो गया है ना। अब जर्नल जो है एक ऐसी बुक है जिसमें सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन, है ना, ऑन क्रोनोलॉजिकल बेसिस हमने देखा था। मतलब जैसे जैसे होते जाते हैं वैसे रिकॉर्ड हो जाते हैं। बट मेजरली बिजनेस में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन किसके होते हैं? सेल, परचेस, रिसिट, पेमेंट, यही होता है। और अदर ट्रांजेक्शन्स तो वैसे भी क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, है ना। जैसे सैलरी देनी तो एक महीने में एक बार देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, रेंट देना है, ये एक महीने में एक बार देना है। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो जो डेली बेसिस पे होता है, वो छोटे मोटे चाय पानी के खर्चे हो सकते हैं, है ना। बट वो खर्चा भी पेमेंट ही है ना, वो भी तो पेमेंट ही है। तो मैं बात कर रहा हूँ रिसीट और पेमेंट्स, मेजरली तो रिसीट और पेमेंट और सेल और परचेज ऑफ गुड्स, ये चार चीजें होती है ना। तो काम को आसान करने के लिए और काम को बांटने के लिए हम जर्नल का सब डिवीजन करेंगे। जर्नल का सब डिवीजन करने से क्या होगा, अभी तक एक जर्नल पे एक ही पर्सन काम कर रहा था और सारी जर्नल एंट्री एक ही पर्सन कर रहा है। काम भी उसका ज्यादा हो गया, बर्डन भी है और गलती होने के चांसेस भी है ना। तो उसके बर्डन को कम करने के लिए हमने काम को डिवाइड कर दिया और जर्नल को सब डिवाइड कर दिया। उसे ही क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी बुक्स। तो सब्सिडियरी बुक में कौन कौन सी बुक्स आती है? तो बहुत, जैसे जो मेजर ट्रांजेक्शन्स आपके हैं उनके लिए आप बुक बना सकते हो। जैसे एक होती है फर्स्ट कैश बुक, जो मेजरली यूज आती है। कैश बुक में क्या होता है? कैश बुक में आप क्या रिकॉर्ड करते हो? रिसीट एंड पेमेंट्स। जितने भी रिसीट्स एंड पेमेंट्स है वो कहां रिकॉर्ड होंगे? कैश बुक में। उसके बाद सेल्स बुक। सेल्स बुक क्या है? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करेगा। कैश सेल तो रिसीट एंड पेमेंट हो गया ना भैया, कैश सेल मींस रिसीट, तो वो तो कहां रिकॉर्ड हो जाएगा? कैश बुक में। तो अगर आप क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स कर रहे हो, वो कहां रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स के लिए सेल्स बुक हो जाएगा। ऐसे ही परचेस बुक, इसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ। जब आप उधार में किसी से माल खरीदोगे, गुड्स ओनली, ध्यान देना, गुड्स रिकॉर्ड करना है क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स। रिसीट एंड पेमेंट कहां रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। मतलब कैश सेल अगर की है तो कैश बुक में, कैश परचेज ऑफ गुड्स किया है तो कैश बुक में, लेकिन क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स किया है तो परचेज बुक में। ठीक है। उसके बाद ऐसे ही अगर आपकी सेल रिटर्न फ्रिक्वेंट होती है, क्रेडिट सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स, मतलब देखो, अगर किसी ने माल रिटर्न किया, सेल रिटर्न मतलब हमको रिटर्न कर रहा है, अगर सेल रिटर्न किया और हमने उसको कैश पे कर दिया तो वो तो पेमेंट हो गया, वो तो कहा जाएगा? कैश बुक में। तो अगर किसी ने सेल रिटर्न किया, हमने उसको पैसे नहीं दिए, हो सकता है वो उधार ही ले गया, हमने वापस उसका डेटर जीरो कर दिया, मतलब उससे जो लेना था वो जीरो कर दिया, तो क्रेडिट सेल रिटर्न ऑफ गुड्स। या फिर हमने बोल दिया बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे ही परचेज रिटर्न बुक। अच्छा, दीज ऑल आर जर्नल, ये सब जर्नल ही है, बट जर्नल को हम बांट रहे हैं, मतलब ये लेजर नहीं है, ये क्या है? सब जर्नल है। ठीक है। परचेज रिटर्न, क्रेडिट, परचेज, क्रेडिट परचेज रिटर्न
ऑफ गुड्स। अच्छा यहाँ पे सब जो बातें हो रही है वो किसकी हो रही है? गुड्स की। किसकी बात हो रही है? जब भी हम गुड्स क्रेडिट में सेल करेंगे, क्रेडिट में परचेस करेंगे, क्रेडिट सेल रिटर्न करेंगे, मतलब कि मेरा बिजनेस जिसका है उस रिलेटेड आइटम को मैं सेल परचेस कर रहा हूं तो वो यहाँ रिकॉर्ड होगा। जैसे किराना व्यापारी फर्नीचर को उधार बेच देता है तो वो सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि वो फर्नीचर उसके लिए गुड्स नहीं था। समझ गए? वैसे ही क्रेडिट में वो परचेज कर लेता है फर्नीचर, बट फर्नीचर का बिजनेस नहीं है उसका, तो परचेज बुक में, क्योंकि वो गुड्स नहीं है। ठीक है? और इसके अलावा जो कहीं भी नहीं आएगा उसके लिए जर्नल प्रॉपर, मिसलिनियस एंट्रीज जितनी भी होगी नॉट एंटर्ड इन एनी अदर सब्सिडियरी बुक्स, जो कहीं और एंट्री नहीं हुई है वो सब कहां जाएगी बेटा? जर्नल प्रॉपर में। जैसे मैंने बोला क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, ना कैश बुक में आ रहा है ना परचेज बुक में आ रहा है, तो कहां आएगा? जर्नल प्रॉपर में। ऐसे ही क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर या प्लांट एंड मशीनरी सेल बुक में नहीं आएगा, कहां आएगा? जर्नल। सब्सिडियरी बुक इज व्हाट? सब डिवीजन ऑफ जर्नल। जर्नल का सब डिवीजन है, जर्नल को बांटना ही सब्सिडियरी बुक्स है। तो सब डिवीजन क्यों करना है? नीड ऑफ सब डिवीजन ऑफ जर्नल। तो सब डिवीजन करने के कारण क्या है? जब एक ही जर्नल में आप लिखते हो, सबसे पहले तो देखो जर्नल में पूरी एंट्री करनी पड़ती है, जर्नल में पूरी एंट्री करनी पड़ती है। जैसे मैंने सेल की दिन में 100 बार, चाहे वो कैश में बेची हो उधार में बेची हो, मेरे को बार बार एंट्री करनी पड़ेगी, या तो कैश टू सेल्स या डेटर टू सेल्स। मतलब रिपीटेटिवली सेल्स आ रहा है, रिपीटेटिवली नरेशन आ रहा है, जर्नल में तो सब लिखने पड़ेंगे, नरेशन भी लिखने पड़ेंगे और समझाने के लिए। और सेल अकाउंट तो रिपीटेटिवली 100 टाइम्स आएगा, होगा ना? बट यहीं पे आगे हम देखेंगे जब हम कैश सेल रिकॉर्ड करते हैं तो सेल्स कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। अभी हमने बात की रिसिट, कैश बुक में डायरेक्ट बस एंट्री होगी टू सेल्स, क्योंकि कैश बुक में पता है यहाँ पे ओनली दो ही चीजें एंटर होती है, या तो रिसीट और पेमेंट। ऐसे ही सेल बुक इज जस्ट लाइक रजिस्टर, उसमें जो भी आप नाम लिखोगे नाम ही आएगा वहां पे। जैसे मिस्टर ऋषभ को माल बेचा उधार में, तो बस वहां पे नाम आ जाएगा मिस्टर ऋषभ और अमाउंट। सेल बुक जो भी देखेगा उसको पता है इसमें सारे ट्रांजेक्शन कौन से रिकॉर्ड हो रहे हैं? क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। तो उसको और फर्दर डिस्क्रिप्शन भी देने की जरूरत नहीं, ना कोई सेल अकाउंट लिखना ना नरेशन लिखना, काम कम हो गया ना, बहुत सारा काम कम हो गया। तो राइटिंग डाउन ऑफ द नेम ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व्ड एज मेनी टाइम्स एज द ट्रांजैक्शन ऑकर्ड। जैसे सेल 100 बार हुई तो सेल अकाउंट नरेशन बार बार लिखना। And the individual posting of each account debited and credited hence involves the repetitive journalizing and posting labor. Repetitive journalizing की मेहनत होगी। Such system does not provide the information on prompt basis. वहां पे आपको जर्नल में देखना पड़ेगा आज की उधार माल कितना बेचा है, लेकिन आपको आज का उधार माल देखना है तो डायरेक्ट सेल बुक में देख लो। आज की टोटल रिसीट्स देखनी है तो डायरेक्ट कैश बुक में देख लो। आज के टोटल पेमेंट्स देखने तो कहां देख लो? कैश बुक में। क्रेडिट परचेस देखनी है तो कहां देख लो? परचेस बुक में। प्रॉम्प्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है। Such a system does not facilitate the installation of internal check system. Internal check system, since the journal can be handled by only one person. Internal check system क्या होता है? इंटरनल चेक कैसे होता है? लाइक आपने अगर काम को बांटा है तो आप उसमें इंटरनल चेक लगा सकते हो, उस काम को जब रुकेगा वो तब किसी और से चेक भी कराओगे, बट जर्नल तो रुकेगा नहीं। जर्नल में तो रिपीटेटिव। और दूसरा, जैसे रोटेशनल बेसिस पे काम दे सकते हो कि भैया तू एक महीना तू कैश बुक बना, तू सेल्स बुक बना, तू परचेस बुक बना।
तो जैसे ही वो रोटेशन बेसिस पे एम्प्लॉय चेंज होगा तो वो क्या कर सकता है, उसे चेक कर लेगा, इंटरनल सिस्टम लग जाएगा, है ना। तो ऐसे ही जर्नल की जो भी शॉर्टकमिंग्स थी उनको सही करने के लिए हमने उसको सब डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर जर्नल ऐसे ही डिवाइड किया जाता है जिनके ट्रांजेक्शन बहुत लार्ज होता है, जैसे मेजरली रिसीट पेमेंट सेल्स बुक परचेस बुक ही बनती है और एक जर्नल प्रॉपर बनता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन ही इन्हीं के होते हैं, ठीक है। तो सब्सिडियरी बुक हमने देख ली कौन कौन सी होती है। अब सबसे पहले जो हमारी सब्सिडियरी बुक है वो कौन सी है, कैश बुक, है ना। कैश बुक इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट, जो आपने लेजर में बनाया था ना वैसे ही कैश बुक होती है। अब कैश बुक भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। अच्छा, रिसीट और पेमेंट ओनली कैश में आ सकता है कि बैंक में भी आता है, बैंक में भी आ सकता है। तो कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक भी हो सकती है, डबल कॉलम कैश बुक भी हो सकती है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी हो सकती है ना। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में ओनली एक ही कॉलम होता है जो कि कैश का कॉलम होता है, मतलब जो बिजनेस मेजरली कैश में ही डील करता है उन्हें वो सिंगल कॉलम कैश बुक बनाता है ना। जिसमें सेम जैसे लेजर में कॉलम्स होते हैं वैसे ही होता है, डेट पर्टिकुलर्स, बट लेजर में यहाँ पे जर्नल फोलियो होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेजर फोलियो। डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो रुपीस, क्योंकि ये जर्नल है, कैश बुक इज ए जर्नल नॉट लेजर, क्योंकि यहां से जो पोस्टिंग होगी वो कहां होगी, लेजर में, तो इसलिए यहाँ पे लेजर फोलियो आता है। सिंगल तो फिर आप लेजर में कैश अकाउंट तो बनाओगे ही नहीं, समझना। आपने जब सिंगल कॉलम कैश बुक बनाई मतलब ये एक तरह का जर्नल भी है और लेजर भी है। लेजर कौन सा, कैश अकाउंट ओनली, ओनली कैश अकाउंट। जैसे मैंने राम से पैसा आया, एंट्री कर दी डेबिट में टू राम, सेम जैसे हम लेजर में करते थे। तो कैश बुक में एंट्री हो गई मतलब कैश रिसिट की जर्नल भी हो गई और कैश अकाउंट में पोस्ट भी हो गया। अच्छा, लेकिन राम का लेजर तो बनेगा, तो राम के लेजर में पोस्ट होगी बाय कैश ओनली, लेजर में अलग से कैश अकाउंट नहीं बनाना है। तो हम यही बात कर रहे हैं ऊपर कि भैया जब आप सिंगल कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक जो जिसमें बैंक कॉलम भी बना रहे हो, तो कैश बुक बोथ है जर्नल एंड लेजर। कैश बुक जर्नल का भी काम कर देता है और लेजर का भी काम कर देता है। मतलब अगर आप सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हो तो आपको कैश अकाउंट लेजर में बनाने की जरूरत नहीं। अगर आप डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हो जिसमें कैश और बैंक कॉलम दोनों बना रहे हो तो आपको फिर कैश अकाउंट भी नहीं बनाना लेजर में और बैंक अकाउंट भी नहीं बनाना, क्योंकि कैश और बैंक की सारी जर्नल एंट्रीज भी यही हो गई और लेजर पोस्टिंग भी यही हो गई। तो कैश बुक एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी हो गई है, सिंस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट। पहली बार ट्रांजैक्शन कैश रिसीट और पेमेंट का भी यही रिकॉर्ड होगा। एंड लेजर बिकॉज ये जस्ट लाइक कैश अकाउंट जैसा ही बनाया जाता है, तो आपको अलग से फिर कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंट्री कैसे करेंगे, जैसा हम जर्नल लेजर में करते हैं ना वैसे ही करेंगे, करके देख लेता है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक। 1700 रुपए, कितने रुपए, 1700 रुपए। तो जनवरी 2018 जनवरी, सॉरी, कैश बुक, ये आपका डेट कॉलम है, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो और अमाउंट आगे करो। जनवरी 1, जनवरी 1 को कैश इन हैंड है आपके पास 1700 रुपए, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1700, जस्ट लाइक हम लेजर कर रहे हैं वैसा ही करना है। फिर जनवरी 5 को पेड टू आर बंसल, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 300 रुपए, पेड किया मतलब क्रेडिट साइड, जनवरी 5 को बाय आर, बाय आर बंसल, कितना, 300 रुपीज। अच्छा, आर बंसल ने हमें डिस्काउंट भी दिया, कितने रुपीस का, 10।
तो ये जो एंट्री है जनवरी 5 की कहां एंटर होगी? जर्नल प्रॉपर, क्योंकि कैश बुक में हमने डिस्काउंट कॉलम नहीं बनाया। आगे हम देखेंगे डिस्काउंट कॉलम वाली भी कैश बुक बनेगी। तो ये जो एंट्री होगी वो हो जाएगी आर बंसल डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट, ये एंट्री हो गई। तो आर बंसल के पेमेंट की एंट्री तो कैश बुक में हो गई, डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री जर्नल प्रॉपर में होगी। फिर परचेस्ड गुड्स फ्रॉम गोयल एंड कंपनी फॉर कैश, कैश में खरीदा है तो बाय परचेस 400 रुपीज जनवरी, जनवरी 8 बाय कितने रुपीज है? 400। रिसीव्ड फ्रॉम आर कंसल 980 रुपीज और डिस्काउंट अलाउड किया उसको 20 रुपीज का, तो जनवरी 10 को सिंपली यार जितनी भी रिसीट है वो डेबिट हो जाएगी, वो पेमेंट्स क्रेडिट हो जाएंगे। और ये जो डिस्काउंट अलाउड किया हमने 20 रुपीज का, इसकी जर्नल प्रॉपर में एंट्री होगी जनवरी 10 को डिस्काउंट डेबिट टू 20 रुपीज। सोल्ड गुड्स टू गर्ग एंड कंपनी फॉर कैश, कैश में बेचा है इसलिए कैश बुक में आएगा, अगर क्रेडिट होता तो सेल्स बुक में आता। तो जनवरी 16 को टू गर्ग एंड सॉरी टू सेल्स, क्योंकि गर्ग एंड कंपनी का तो रोल ही खत्म हो गया, डायरेक्ट सेल्स की एंट्री हो जाएगी टू सेल्स, कितने रुपीज? 400 रुपीज। पेड टू एस अंसल 295 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 5, पेड किया 295 का एस अंसल को 21 जनवरी को बाय एस 295। और उसने जो हमें डिस्काउंट दिया, उसकी जर्नल प्रॉपर में एंट्री हो जाएगी एस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, कितने रुपीस बेटा? पेड वेजेस 50 रुपीज जनवरी 25। Then paid Accent company in full settlement of his account which show a credit balance of 400। 400 रुपए क्रेडिट बैलेंस था एक्सेंट कंपनी, मतलब देना था, दिया उसको 319 फुल सेटलमेंट, मतलब कि 10 रुपए का डिस्काउंट आ गया हमें। तो जनवरी 31 को बाय एक्सेंट कंपनी कितना, और 10 रुपीज जो डिस्काउंट मिला हमें उसकी एंट्री हो जाएगी एक्सेंट परचेस फर्नीचर 200, कुछ नहीं बोला है तो कैश में खरीदा होगा, तो बाय फर्नीचर कैश में पे किया होगा ना, मतलब कोई भी पेमेंट या रिसीट हो चाहे वो कैपिटल नेचर का असेट ही क्यों ना हो, ये कैपिटल असेट है, फिक्स्ड असेट है, तो भी हमको यही एंट्री करनी है। मतलब सिंपली कोई बाइफर्केशन नहीं, रिसीट है तो रिसीट में, पेमेंट है तो पेमेंट में, कोई भी हो। अब क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे इसे, जैसे हम लेजर की बैलेंसिंग करते हैं वैसे ही करना है। टोटल ऑफ डेबिट साइड करिए, 3080 डेबिट, 635 क्रेडिट है, बैलेंस हो जाएगा 1445 जनवरी 31 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1445 का हमारा बैलेंस आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर।
सिंपल कॉलम, सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंपल कैश बुक का ही क्वेश्चन है, सिंगल कॉलम बनेगा। जो भी अदर एंट्रीज है वो कहाँ हो जाएगी, जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ये हम देख ही चुके हैं। ट्रेड डिस्काउंट जनरली एट द टाइम ऑफ सेल परचेज ही दे दिया जाता है और उसे हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, है ना। और कैश डिस्काउंट आफ्टर सेल या परचेज पता चलता है। जैसे आपने कंडीशन दे रखी कि 15 दिन में जो पेमेंट करेगा उसे हम एक्स्ट्रा 2% डिस्काउंट देंगे, तो दैट इज कैश डिस्काउंट। अगर वो पेमेंट जल्दी कर देता है तो कैश डिस्काउंट हो जाता है। तो कैश डिस्काउंट जो है वो बुक्स में रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। अच्छा, कैश डिस्काउंट चाहे एट द टाइम ऑफ सेल भी क्यों ना दिया जा रहा हो तो भी रिकॉर्ड करना है, बट ट्रेड डिस्काउंट तो नेट करके ही सेल प्राइस रिकॉर्ड होगी। लाइक 1000 रुपए में कोई लिस्ट प्राइस का माल बेचा जिसमें हमने 200 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो नेट सेल 800 रुपए की हुई, रिकॉर्ड भी कितने की होगी, 800। अब मान लो उसने पेमेंट किया 780 रुपए, 20 रुपए का हमने और उसको कैश डिस्काउंट दे दिया, तो वो 20 रुपीज जरूर बुक्स में रिकॉर्ड होंगे। तो पहले तो सेल की एंट्री होगी, मिस्टर जो भी XYZ है, डेबिट टू सेल्स 800, फिर कैश डेबिट 780, डिस्काउंट अलाउड 20 टू XYZ जो भी है 800। मतलब कैश डिस्काउंट तो चाहे एट द टाइम ऑफ सेल हो चाहे बाद में हो उसे रिकॉर्ड करना ही है। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड मतलब प्राइस ही उससे माइनस करके ही रिकॉर्ड होगी, तो ये हम बात पहले ही कर चुके हैं। फिर डबल कॉलम कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम बनती है। डिस्काउंट कॉलम जैसे अभी क्या हो रहा है कि हम जितनी भी एंट्रीज डिस्काउंट की, जनरली क्या होता है, मेजरली बिजनेस जहां पे होलसेल का बिजनेस है वहां कैश डिस्काउंट एक सिस्टम है। कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि जनरली होलसेल में उधार माल बिकता है, तो जो होलसेलर है वो अपने बायर्स को जल्दी पेमेंट के लिए इंकरेज करने के लिए उन्हें एक स्कीम देता है कि आप जितना जल्दी पेमेंट दोगे उतना हम आपको डिस्काउंट और ज्यादा देंगे, जिसे जनरली भाषा में बटाव भी बोला जाता है, बिजनेस में बटाव बोलते हैं उसको, होलसेल बिजनेस में। तो जो डिस्काउंट है, अगर होलसेल बिजनेस वाला कैश रिसीट और पेमेंट कर रहा है तो जनरली उसके साथ डिस्काउंट होता ही होता है। भैया 50,000 का बिल बन रहा था, उसने 49,000 ही दे दिए, 1,000 का डिस्काउंट हो गया। तो अभी हमको क्या करना पड़ रहा था, हर एक एंट्री के साथ अगर डिस्काउंट है तो हमें डिस्काउंट अलाउड की एंट्री सेपरेट करनी पड़ेगी, फिर तो जर्नली कर लेना, फिर तो कैश की भी एंट्री वहीं कर ले, कैश बुक क्यों बना रहे हो। अगर जनरली सभी एंट्रीज के साथ डिस्काउंट है तो फिर जर्नल एंट्री भी करनी पड़ रही, फिर कैश बुक भी करनी पड़ रही, काम डबल हो गया। तो इससे अच्छा तो जर्नल ही कर लो। तो इस काम को कम करने के लिए डबल एंट्री, डबल कॉलम कैश बुक बनाई। डबल कॉलम कैश बुक में एक डिस्काउंट कॉलम डाल दिया गया, तो यहाँ पे डेबिट में भी एक डिस्काउंट कॉलम है और कैश कॉलम है, और क्रेडिट में भी एक डिस्काउंट कॉलम और कैश कॉलम है। देखो, डेबिट में जो डिस्काउंट कॉलम है वो डिस्काउंट अलाउड कॉलम है। कौन सा कॉलम है, जनरली जब पेमेंट आता है तो हम सामने वाले को अलाउड करते हैं डिस्काउंट, हमारे लिए खर्चा है, खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट। यहाँ पे भी डिस्काउंट कॉलम डेबिट में है, ये कौन सा कॉलम है, डिस्काउंट अलाउड। क्रेडिट में पेमेंट साइड है ये, क्रेडिट साइड में कैश की कौन सी वाली एंट्री होती है, पेमेंट साइड। तो जब हम पेमेंट किसी को कर रहे हैं और सामने वाला हमें डिस्काउंट दे रहा है तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, क्या है, तो क्रेडिट में कौन सा कॉलम है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड। और जनरली भी इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, तो डिस्काउंट कॉलम भी क्रेडिट साइड में, मतलब ये डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम है। मतलब ये दोनों अकाउंट बैलेंस नहीं होंगे। अभी हम ऊपर जो हमने कैश बुक के क्वेश्चन किए सिंगल कॉलम कैश बुक में, उसमें हमने बैलेंसिंग की क्योंकि दोनों कैश कॉलम ही थे। अब ये जो डिस्काउंट कॉलम है, डेबिट में ये डिस्काउंट अलाउड है और क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो जब हम लास्ट में बैलेंसिंग निकालते हैं, बैलेंस, वहां डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का बैलेंस नहीं निकालना है, बस टोटल करना है। कैश का तो निकालना है बट डिस्काउंट कॉलम्स के बैलेंस ओनली टोटल करना है। टोटल करके क्या करना है हम आगे बात करेंगे, पोस्टिंग में बात करेंगे, है ना। अच्छा, पोस्टिंग हम देख भी लेते हैं, एक मिनट रुको। सिंगल कॉलम कैश बुक का जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसकी पोस्टिंग हम देख लेते हैं। अच्छा, आपने कैश बुक बना दी है तो ये जर्नल भी हो गया और लेजर भी हो गया, लेकिन किसका, कैश जर्नल एंड कैश अकाउंट, मतलब लेजर भी यही है। लेकिन भैया इन लोगों के तो लेजर बनेंगे ना, इन उधार क्या सेल्स का भी बनेगा, जितने भी अकाउंट्स इसमें एंटर हुए हैं उनके लेजर तो बनेंगे। तो जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तो जो कैश बुक में
डेबिट साइड में अकाउंट लिखे हैं उन सभी के उन रेस्पेक्टिव अकाउंट के लेजर में क्रेडिट साइड में बाय कैश लिख देना है। ठीक है, और जो क्रेडिट साइड के अकाउंट है, कैश बुक में क्रेडिट साइड में जो एंट्री हुई है उनके पोस्ट टू रेस्पेक्टिव अकाउंट लेजर के डेबिट साइड में टू, जैसे एग्जांपल के लिए कैश बुक के डेबिट में सबसे पहले क्या आया, बैलेंस ब्रोट डाउन की बात नहीं कर रहा हूं, टू आर कंसल 980 रुपीज। तो जब हम लेजर बनाएंगे आर कंसल का, उसके क्रेडिट में जनवरी 10 बाय कैश कितने रुपए था आर कंसल, ₹980। तो आर कंसल के क्रेडिट में 980 रुपीज। और इसके अलावा एक जर्नल प्रॉपर की एंट्री भी थी, वो तो एज इट इज पोस्ट होगी, आर कंसल डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, सॉरी नहीं आर कंसल की कुछ भी नहीं थी, आर कंसल की एंट्री थी, हाँ सेकेंड एंट्री जनवरी 10 की, डिस्काउंट अलाउड टू आर कंसल 20। तो आर कंसल के क्रेडिट में बाय डिस्काउंट, इससे हमें पैसे लेने भी होंगे, 1000 रुपए लेने होंगे, तभी तो इसने 980 रुपीज दिया और हमने उसको 20 रुपए का डिस्काउंट दिया। ये मैंने ऐसे ही कर दिया। ऐसे ही कैश बुक के जो क्रेडिट साइड में एंट्रीज है, लाइक सबसे पहली एंट्री आर बंसल है 300 रुपए जनवरी 5 को, तो आर बंसल का लेजर तो बनेगा। तो जो भी एंट्रीज कैश बुक के क्रेडिट में आ रही हो उन अकाउंट के डेबिट में जाके लिख देना है टू कैश कितने रुपीस, 300 रुपीज। और आर बंसल को 10 रुपए का हमने क्या दिया, डिस्काउंट रिसीव हुआ था, हमें मिला था आर बंसल से, तो कैश 300 दिया हमने और टू डिस्काउंट रिसीव। ये जर्नल प्रॉपर से एंट्री हो गई। जर्नल प्रॉपर से लेजर पोस्टिंग तो जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर में की थी लेजर पोस्टिंग वैसी ही होगी। और ध्यान रखना कैश बुक जब आप बना रहे हो तो कैश अकाउंट नहीं बनेगा लेकिन अदर अकाउंट की पोस्टिंग तो होगी। आ रहा है समझ में? ओके, तो अब हम डबल कॉलम कैश बुक करने जा रहे थे। डबल कॉलम कैश बुक में हम कौन से डिस्काउंट कॉलम बनाएंगे, तो ये इलस्ट्रेशन 3 है हमारा। हाँ जी, तो 2 कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम होंगे कैश और क्या है हमारी इस क्वेश्चन में, कैश इन हैंड है हमारा 4000 रुपए। तो जनवरी 2018 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 4000। फिर कैश परचेस की जनवरी 6 को बाय परचेजेस कितने रुपए, फिर वेजेस पे की हमने जनवरी 10 को, तो बाय वेजेस उसके बाद कैश सेल हुई कितने की 6000 की जनवरी 11 को टू, देन कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 20। अब यहां पे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि हमने डिस्काउंट अलाउड की एंट्री सेपरेट की थी,
यहाँ पे साथ में हो जाएगी टू सुरेश, 20 रुपीज डिस्काउंट कॉलम में और 1980 रुपीज कैश में। डिस्काउंट कॉलम जो ये डेबिट वाला कॉलम है, ये डिस्काउंट अलाउड कॉलम है, डिस्काउंट। फिर कैश पेड टू मुन्ना एंड डिस्काउंट रिसीव 2470 बाय मुन्ना। 30 रुपीज का तो डिस्काउंट हमें मिला और 2470 हमने पे किया। ऐसे ही कैश पेड टू राधे 400 जनवरी 27 को बाय राधे। देन परचेस्ड गुड्स फॉर कैश 2070 में हमने गुड्स खरीदा जनवरी 28 बाय परचेस 2070। डेबिट का टोटल कर लीजिए। अच्छा ध्यान देना है, डिस्काउंट कॉलम दोनों अलग अलग है, इसलिए इन दोनों का टोटल ही होगा, बैलेंसिंग नहीं होगी। इसका टोटल डिस्काउंट और ये 30, इसकी कोई बैलेंसिंग नहीं करनी है। डेबिट का टोटल कितना होगा 11980, बैलेंस कितना आ जाएगा जनवरी 31 का बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस बचा बेटा 11980 माइनस ये कर लो, तो बैलेंस फिगर कितना आ गया 5000। तो ध्यान देना है, डिस्काउंट कॉलम्स आर नॉट बैलेंस्ड, ओनली क्या होगा टोटल। और टोटल क्यों करेंगे, क्योंकि बोथ आर सेपरेट अकाउंट। क्योंकि जो डेबिट डिस्काउंट कॉलम है, डेबिट डिस्काउंट, वो क्या है डिस्काउंट अलाउड है। और जो क्रेडिट डिस्काउंट कॉलम है वो क्या है हाँ बेटा सेम है ही नहीं ना, डेबिट में डिस्काउंट अलाउड है, क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव्ड है ना। अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, तो अभी आपने पोस्टिंग देखी एग्जांपल के लिए मिस्टर सुरेश से कैश आया, तो मिस्टर सुरेश का लेजर हम ओपन करेंगे। अच्छा कैश अकाउंट नहीं बनेगा, लेकिन हाँ डिस्काउंट कॉलम्स डिस्काउंट अकाउंट बनेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड का एक अलग लेजर बनेगा और डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर बनेगा, ओनली कैश अकाउंट नहीं बनेगा। कैश अकाउंट आर नॉट मेंटेन्ड इन लेजर या प्रिपेयर्ड इन लेजर, आर नॉट प्रिपेयर्ड इन, ठीक है। बट डिस्काउंट अकाउंट्स प्रिपेयर्ड, डिस्काउंट अकाउंट प्रिपेयर डिस्काउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में डायरेक्ट 31 जैन को टू सन्ड्रीज एज पर, मैं एंट्री भी 31 जैन को कर रहा हूं, ध्यान देना। मान लो मैंने पूरे महीने में 20 जनों को डिस्काउंट दिया, तो मैं 20 एंट्री नहीं करनी, अब मेरे को डायरेक्ट टोटल की एंट्री करनी है। मंथ एंड के एंड वाली डेट या जो भी आपको लगता है, वीकली पोस्टिंग करनी वीकली पोस्टिंग कर लो, मंथली पोस्टिंग करनी मंथली, 10 दिन में करनी 10 दिन में कर लो।
बट टोटल पोस्ट होगा और क्या लिखोगे आप, टू सन्ड्रीज एज पर कैश बुक 20 रुपीज, और यहां पे डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है, तो बाय सन्ड्रीज एज पर कैश बुक। सन्ड्रीज मीन्स विविध। आपको अगर डिटेल देखनी है तो आप कहां जाके देख लो कि भैया ये डिस्काउंट रिसीव्ड का टोटल जो है वो कौन कौन से अकाउंट को डिस्काउंट दिया वो पता करना है, तो आप कहां जा सकते हो, डायरेक्ट कैश बुक में। मान लो मल्टीपल लोगों से डिस्काउंट आया तो टोटल वहां जाएगा और डिटेल कैश बुक में दिख जाएगी। और जो सुरेश और इन सबके अकाउंट है वो तो ऐसे ही पोस्ट होंगे सेम जैसे अभी हमने बात की। कैश बुक में जो भी डेबिट हुआ उन अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड। कैश बुक में जो भी क्रेडिट हुआ उन अकाउंट के डेबिट में टू कैश, और अगर डिस्काउंट है तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। जैसे सुरेश के लेजर में, सुरेश का जो लेजर है क्या हो रहा है, सुरेश के लेजर में सुरेश डेबिट हुआ था तो उसके क्रेडिट में जनवरी 5, जनवरी 12 को सुरेश ने हमें 1980 रुपए दिए थे और 20 रुपए हमने उसको डिस्काउंट दिया था, तो जनवरी 12 को बाय कैश 1980 और बाय डिस्काउंट अलाउड। ऐसे ही एक और पार्टी कौन थी, मुन्ना। मुन्ना ने 2470 हमने पे किए थे और 30 रुपए उसने हमें डिस्काउंट दिया था, तो कैश बुक में क्रेडिट हुआ था, यहां पे मुन्ना में डेबिट हो जाएगा जनवरी 19 टू कैश 2470 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। हमें मुन्ना को देने थे, वो ऑलरेडी क्रेडिटेड होगा, उसमें बैलेंस होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2500 रुपए, और इधर टू बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी ब्रॉट डाउन 2000 रुपए। 2000 रुपए सुरेश से लेने थे आगे, और मुन्ना को 2500 रुपए देने थे, वो हमने दे दिए। ठीक है, आ रहा है समझ में, पोस्टिंग समझ में आ गई। डिस्काउंट कॉलम डबल कॉलम कैश बुक में बनेगा। अब बात करते हैं किसकी, ट्रिपल कॉलम कैश बुक की। ट्रिपल कॉलम में तीनों कॉलम बन जाएंगे। जैसे अब तो बैंक का जमाना है, अब कैश में नहीं और बैंक में पैसा आता है, तो कैश कॉलम नहीं बनेगा, क्या बनेगा, एक और कॉलम और बन जाएगा। कैश कॉलम तो बनेगा ही, सॉरी, एक और कॉलम बन जाएगा बैंक कॉलम। अब मान लो आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट है, तो उतने ही मल्टीपल कॉलम बना सकते हो आप। जैसे आपके एसबीआई में एक खाता करंट अकाउंट और एक पीएनबी में और एक सेंट्रल बैंक में, तो आप यहाँ पे बैंक कॉलम भी तीन अलग अलग बना सकते हो, रिसीट में और पेमेंट में, क्योंकि किसी ने एसबीआई में डाला हो, किसी ने पीएनबी में डाला हो, किसी ने सेंट्रल बैंक में डाला हो। जितने भी बैंक आते हैं उतने कॉलम आपको अलग अलग बनाना है। तो जिस भी बैंक में आएगा पैसा उस बैंक कॉलम में एंट्री हो जाएगी, और जिस भी बैंक से आप पे करोगे उस बैंक कॉलम के क्रेडिट में एंट्री हो जाएगी। दैट्स इट, ये हो गई ट्रिपल कॉलम कैश। पोस्टिंग कैसे होगी, सिंपली वही, कैश और बैंक के लेजर नहीं बनेंगे, एक तो डिस्काउंट के लेजर बनेंगे, डिस्काउंट के कॉलम टोटल होंगे, बैलेंस नहीं होंगे। डेबिट वाला डिस्काउंट कॉलम डिस्काउंट अलाउड में पोस्ट हो जाएगा टोटल, क्रेडिट वाला डिस्काउंट कॉलम डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में पोस्ट हो जाएगा। और जो सेपरेट एंट्रीज है वो तो जैसे हम पार्टीज में करते हैं वैसे ही करेंगे। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक का एक ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क दे देता हूं मैं आपको, इसमें तीनों कॉलम बना लेना। कौन कौन से, कैश, डिस्काउंट और बैंक। अब ध्यान देना यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट है, स्टार्टिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट है, मतलब बैंक में क्रेडिट बैलेंस है, तो कहां लिखना है कैश बुक में, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कहां लिखना है, समझ में आ रहा है। पिक्चर में पेटी कैश बुक कर लेंगे, है ना। तो ये होमवर्क आप करके लाइए। कैश बुक हमारा पोस्टिंग भी समझ में आ गया और कैश बुक कैसे बनती है ये भी समझ में आ गया। कल हम पेटी कैश बुक और आगे की सब्सिडियरी बुक समझ लेंगे, ठीक है।